असर नौ ढांचे की तामीर। कदामत पसंद ज्यादा मोहतात होते हैं। उनकी कलीदी बसीरत, जिसे एडमंड बर्क ने सबसे ज्यादा शोहरत के साथ पेश किया था, ये है कि समाजी हकीकत इतनी सादा नहीं जितनी तरक्की के अलमबरदार समझते हैं, और ये कि इंसान दुनिया को समझने और मुस्तकबिल की पेशगोई करने में अच्छे नहीं हैं। इसीलिए बेहतर है कि चीजों को जूं का तूं बरकरार रखा जाए, ख्वाह वो गैर मुनसिफाना ही क्यों ना लगी, और अगर कुछ तब्दीली नागुज़ीर हो तो वो महदूद और तदरीजी ग्रेजुअल होनी चाहिए। मुआशरा कवायद, इदारों और रस्म रिवाज के एक पेचीदा जाल के जरिए काम करता है, जो तवील अरसे तक आजमाइश व खता, ट्रायल एंड एरर के जरिए जमा हुए हैं। कोई नहीं समझता कि वो सब आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। कोई कदीम रवायत मुज़हिका खेज और गैर मुतल्लिका लग सकती है, लेकिन इसे ख़त्म करने से गैर मुतवक्के मसाइल पैदा हो सकते हैं। उसके बरअक्स एक इनकलाब देरीना और जायज़ लग सकता है, लेकिन ये पुराने दौरे हुकूमत के तमाम जराइम से कहीं ज्यादा बड़े जराइम का सबब बन सकता है। उसकी गवाही इस बात से मिलती है कि जब बिलशवीकों ने जार शाही रूस की बहुत सी गलतियों को दुरुस्त करने और असरे नौ एक कामिल मुआशरा तश्कील देने की कोशिश की तो क्या हुआ। लिहाजा एक कदामत पसंद होने का मतलब पॉलिसी से ज्यादा रफ्तार पेस के बारे में रहा है। कदामत पसंद किसी खास मजहब या नजरिए के पाबंद नहीं होते, वो इस चीज को महफूज रखने के पाबंद होते हैं जो पहले से मौजूद है और कमोबेश माकूल तरीके से काम कर रही है। कदामत पसंद पोलिस्तानी कैथोलिक है, कदामत पसंद स्वीडन प्रोटेस्टेंट है, कदामत पसंद इंडोनेशियाई मुसलमान है, और कदामत पसंद थाई बुद्ध मत है। ज़ारशाही रूस में कदामत पसंद होने का मतलब ज़ार की हिमायत करना था। 1980 की दिहाई के सोवियत यूनियन में कदामत पसंद होने का मतलब कम्युनिस्ट रिवायात की हिमायत करना और ग्लासनोस्ट, पेरिस्ट्रोइका और जमहूरियत साजी की मुखालफत करना था। 1980 की दिहाई के अमरीका में कदामत पसंद होने का मतलब अमरीकी जमहूरी रिवायात की हिमायत करना और कम्युनिज्म और मुतलकुल अनानियत, टोटलिटेरियनिज्म की मुखालफत करना था। कदामत पसंदों की खुदकुशी। ताहम 2010 की दिहाई और 2020 की दिहाई के अवाइल में मुताद्दिद जमहूरियतों में कदामत पसंद जमातों को डोनाल्ड ट्रंप जैसे गैर कदामत पसंद रहनुमाओं ने अगवा कर लिया है और उन्हें बुनियादी तौर पर इनकलाबी जमातों में तब्दील कर दिया गया है। मौजूदा इदारों और रिवायात को महफूज रखने की पूरी कोशिश करने के बजाय कदामत पसंद जमातों का नया ब्रांड, जैसे कि अमरीकी रिपब्लिकन पार्टी, इन पर इंतहाई शक करता है। मिसाल के तौर पर वो साइंसदानों, सिविल सर्वेंट्स और दीगर खिदमात अंजाम देने वाले इशराफिया के लिए रिवायती एहतराम को मुस्तरद करते हैं और उसके बजाय उन्हें हकारत की निगाह से देखते हैं। वो इसी तरह इंतखाबात जैसे बुनियादी जमहूरी इदारों और रिवायात पर हमला करते हैं, शिकस्त तस्लीम करने और शाइस्तगी के साथ इख्तिदार मुंतकिल करने से इनकार करते हैं। बर्क के तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्राम के बजाय ट्रंप का प्रोग्राम मौजूदा इदारों को तबाह करने और मुआशरे में इनकलाब लाने की ज्यादा बात करता है। बर्क की कदामत पसंदी का बानी लम्हा बास्तील पर हमला था, जिसे बर्क ने खौफ से देखा था। 6 जनवरी 2021 को ट्रंप के बहुत से हामियों ने अमरीकी कैपिटल पर हमले को जोशो खरोश से देखा। ट्रंप के हामी वजाहत कर सकते हैं कि मौजूदा इदारे इस कदर बदफाली, डिसफंक्शनल का शिकार हैं कि इन्हें तबाह करने और अज सर नौ बिल्कुल नए ढांचे बनाने के अलावा कोई चारा नहीं है। लेकिन कता नजर उसके कि ये नजरिया सही है या गलत, ये एक हकीकी इनकलाबी नुक्ता नजर है, न कि कदामत पसंद। कदामत पसंदों की उस खुदकुशी ने तरक्की पसंदों को मुकम्मल तौर पर हैरान कर दिया है और अमरीकी डेमोक्रेटिक पार्टी जैसी तरक्की पसंद जमातों को पुराने निज़ाम और कायमशुदा इदारों का मुहाफिज बनने पर मजबूर कर दिया है। कोई नहीं जानता कि ये सब क्यों हो रहा है। एक मफरूज़ा ये है कि तकनीकी तब्दीली की तेज रफ्तार और उसके साथ आने वाली मुआशी, समाजी और सकाफती तब्दीलियां शायद एतदाल पसंद कदामत पसंद प्रोग्राम को गैर हकीकी बना रही हैं। अगर मौजूदा रिवायात और इदारों को महफूज रखना बेकार है और किसी न किसी किस्म का इनकलाब नागुज़ीर नजर आता है, तो बाएं बाजू के इनकलाब को नाकाम बनाने का वाहिद जरिया यह है कि पहले हमला किया जाए और दाएं बाजू के इनकलाब को जन्म दिया जाए। ये 1920 और 1930 की दिहाइयों में सियासी मंतिक थी, जब कदामत पसंद कुव्वतों ने इटली, जर्मनी, स्पेन और दीगर जगहों पर रेडिकल फॉशिस्ट इनकलाबात की हिमायत की थी, ताकि जैसा कि वो समझते थे सोवियत तर्ज के बाएं बाजू के इनकलाब को रोका जा सके। जमहूरियत की लचक। लेकिन 1930 की दिहाई में जमहूरी दरमियानी रास्ते से मायूस होने की कोई वजह नहीं थी और 2020 की दिहाई में भी उससे मायूस होने की कोई वजह नहीं है। कदामत पसंदों की खुदकुशी बेबुनियाद हिस्टेरिया का नतीजा हो सकती है।
एक निज़ाम के तौर पर जमहूरियत पहले ही तेज रफ्तार तब्दीलियों के कई चक्रों से गुजर चुकी है और अब तक उसने हमेशा खुद को नए सिरे से ईजाद और तश्कील देने का रास्ता तलाश किया है। मिसाल के तौर पर 1930 की दिहाई के अवाइल में जर्मनी मालियाती बहरान और कसाद बाजारी ग्रेट डिप्रेशन की जद में आने वाली वाहिद जमहूरियत नहीं था। अमरीका में भी बेरोजगारी 25% तक पहुंच गई थी और 1929 और 1933 के दरमियान बहुत से पेशों में कारकुनों की औसत आमदनी 40% से ज्यादा गिर गई थी। ये वाज़ह था कि अमरीका मामूल के मुताबिक कारोबार जारी नहीं रख सकता। फिर भी अमरीका में ना तो हिटलर ने इक़्तिदार संभाला और ना ही लेनिन ने। उसके बजाय 1933 में फ्रैंकलिन डिलानो रूज़वेल्ट ने न्यू डील का एहतिमाम किया और अमरीका को जमहूरियत का आलमी असलहा खाना बना दिया। रूज़वेल्ट दौर के बाद की अमरीकी जमहूरियत पहले से नुमाया तौर पर मुख्तलिफ थी, जो शहरियों के लिए एक ज्यादा मजबूत समाजी हिफाजती जाल सोशल सेफ्टी नेट फराहम करती थी, लेकिन उसने किसी भी बुनियादी इनकलाब से गुरेज किया। बिलाखिर यहां तक कि रूज़वेल्ट के क़दामत पसंद नाक़दीन ने भी उनके बहुत से प्रोग्रामों और कामयाबियों की हिमायत की और 1950 की दिहाई में इक़्तिदार में वापस आने पर न्यू डील के इदारों को ख़त्म नहीं किया। 1930 की दिहाई के अवाइल के माशी बहरान के अमरीका और जर्मनी में इतने मुख्तलिफ नताइज इसलिए बरामद हुए कि सियासत कभी भी सिर्फ मुआशी अवामिल का नतीजा नहीं होती। वाइमर रिपब्लिक सिर्फ 3 साल की ज्यादा बेरोजगारी की वजह से मुनहदिम नहीं हुई। इतना ही अहम ये था कि ये एक नई जमहूरियत थी जो शिकस्त की सूरत हाल में पैदा हुई थी और जिसमें मजबूत इदारे और गहरी जड़ें रखने वाली हिमायत की कमी थी। जब तदामत पसंद और तरक्की पसंद दोनों बुनियादी इनकलाब के लालच की मुजाहमत करते हैं और जमहूरी रिवायात और इदारों के साथ वफादार रहते हैं, तो जमहूरियतें खुद को इंतहाई चुस्त और लचकदार साबित करती हैं। उनके खुद की इस्लाह के मैकेनिज्म उन्हें ज्यादा सख्त हुकूमतों के मुकाबले में तकनीकी और मुआशी लहरों पर बेहतर तरीके से काबू पाने के काबिल बनाते हैं। चुनाचे वो जमहूरियतें जो 1960 की हंगामा खेज दिहाई से बच निकले, जैसे अमरीका, जापान और इटली, उन्होंने मशरकी यूरोप की कम्युनिस्ट हुकूमतों या जनूबी यूरोप और जनूबी अमेरिका के फॉशिस्ट वाक़यात के मुकाबले में 1970 और 1980 की दिहाइयों के कंप्यूटर इनकलाब के मुताबिक कहीं ज्यादा कामयाबी से खुद को ढाल लिया। 21वीं सदी में जिंदा रहने के लिए सबसे अहम इंसानी महारत गालिबन लचक फ्लेक्सिबिलिटी होगी और मुतलकुल इनान हुकूमतों के मुकाबले में जमहूरियतें ज्यादा लचकदार होती हैं। अगरचे कंप्यूटर अभी अपनी पूरी सलाहियत तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन यही बात इंसानों के लिए भी सच है। ये वो चीज है जिसे हमने तारीख में बार बार दरियाफ्त किया है। मिसाल के तौर पर 20वीं सदी में जॉब मार्केट में सबसे बड़ी और कामयाब तब्दीलियों में से एक किसी तकनीकी इजाद के नतीजे में नहीं हुई, बल्कि इंसानी नस्ल के आधे हिस्से की गैर इस्तेमाल शुदा सलाहियत को आजाद करने से हुई। ख़वातीन को जॉब मार्केट में लाने के लिए किसी जीनियाती इंजीनियरिंग या किसी दूसरे तकनीकी जादू की जरूरत नहीं थी। इसके लिए कुछ फरसूदा अफसानों को छोड़ने और ख़वातीन को इस सलाहियत को पूरा करने के काबिल बनाने की जरूरत थी जो उनमें हमेशा से मौजूद थी। आने वाली दिहाइयों में मईशत को 1930 की दिहाई के अवाइल की बड़े पैमाने पर बेरोजगारी या ख़वातीन के जॉब मार्केट में दाखिले से भी बड़े हंगामों से गुजरना पड़ सकता है। लिहाजा जमहूरियतों की लचक, पुरानी असातीरी कहानियों पर सवाल उठाने की उनकी आमादगी और उनका मजबूत खुद की इस्लाह का मैकेनिज्म अहम असासे होंगे। जमहूरियतों ने उन असासों को परवान चढ़ाने में कई नस्लें सिर्फ की हैं। उनको उस वक्त तर्क कर देना हमाकत होगा जब हमें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। नाकाबिल फहम, अनफैदमेबल। ताहम काम करने के लिए जमहूरी खुद की इस्लाह के मैकेनिज्म को उन चीजों को समझने की जरूरत होती है जिन्हें उन्हें दुरुस्त करना होता है। आमरीत के लिए नाकाबिल फहम होना मददगार होता है क्योंकि ये हुकूमत को एहतिसाब से बचाता है। एक जमहूरियत के लिए नाकाबिल फहम होना मुहलिक है। अगर शहरी, कानून साज, सहाफी और जज ये नहीं समझ सकते कि रियासत का ब्यूरोक्रेटिक निज़ाम कैसे काम करता है, तो वो अब उसकी निगरानी नहीं कर सकते और उनका उस पर एतमाद खत्म हो जाता है। तमाम खौफ और तशवीश के बावजूद जो ब्यूरोक्रेट्स ने कभी कभार पैदा किए हैं, कंप्यूटर के दौर से पहले वो कभी भी मुकम्मल तौर पर नाकाबिल फहम नहीं बन सके, क्योंकि वो हमेशा इंसान ही रहे। कवायद, फॉर्म और प्रोटोकॉल इंसानी जहनों के जरिए बनाए गए थे। अहलकार जालिम और लालची हो सकते थे, लेकिन जुल्म और लालच मानूस इंसानी जज्बात थे जिनका लोग अंदाजा लगा सकते थे और उनमें हीरा फेरी कर सकते थे। मिसाल के तौर पर अहलकारों को रिश्वत देकर। यहां तक कि सोवियत गोलाग या नाजी हिरासती कैंप में भी ब्यूरोक्रेसी मुकम्मल तौर पर अजनबी नहीं थी।
इसकी नाम निहाद गैर इंसानियत दरअसल इंसानी तासुबात और खामियों की अक्कासी करती थी। ब्यूरोक्रेसी की इंसानी बुनियाद ने इंसानों को उसकी गलतियों की निशानदही करने और उन्हें दुरुस्त करने की कम अज कम उम्मीद दिलाई। मिसाल के तौर पर 1951 में टोपिका, कंसास कस्बे के बोर्ड ऑफ एजुकेशन के ब्यूरोक्रेट्स ने ओलिवर ब्राउन की बेटी को उसके घर के करीब के एलिमेंट्री स्कूल में दाखिला देने से इनकार कर दिया। ब्राउन ने दीगर 12 खानदानों के साथ जिन्हें इसी तरह के इनकार मिले थे, टोपिका बोर्ड ऑफ एजुकेशन के खिलाफ मुकदमा दायर किया, जो बिलाखिर अमरीकी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। टोपिका बोर्ड ऑफ एजुकेशन के तमाम मेंबरान इंसान थे और नतीजतन ब्राउन, उनके वकला और सुप्रीम कोर्ट के जजों को इस बात की काफी अच्छी समझ थी कि इन्होंने अपना फैसला कैसे किया और उनके मुमकिना मफादात और तासुबात किया थे। बोर्ड के मेंबरान सब सफेद फार्म थे। ब्राउन का ताल्लुक सियाह फॉर्म कम्युनिटी से था और करीब का स्कूल सफेद फॉर्म बच्चों के लिए एक अलहदा सेग्रीगेटेड स्कूल था। इस वक्त ये समझना आसान था कि नस्ल परस्ती रेसिज्म वो वजह थी जिसकी बिना पर ब्यूरोक्रेट्स ने ब्राउन की बेटी को स्कूल में दाखिला देने से इनकार किया। ये समझना भी मुमकिन था कि नस्ल परस्ती के अफसाने असल में कहां से आए थे। नस्ल परस्ती का इस्तिदलाल था कि इंसानियत नस्लों में बटी हुई है, कि सफेद फार्म नस्ल दूसरी नस्लों से बरतर है, कि स्याह फार्म नस्ल के अफराद के साथ किसी भी राब्ते से सफेद फार्मों की पाकीज़गी को आलूदा किया जा सकता है और इसलिए स्याह फार्म बच्चों को सफेद फार्म बच्चों के साथ घुलने मिलने से रोका जाना चाहिए। ये दो मारूफ हयातियाती ड्रामों का एक मुरक्कब था जो अक्सर साथ चलते हैं, हम बमुकाबला वो, यूएस वर्सेस देम, और पाकीज़गी बमुकाबला आलूदगी, प्योरिटी वर्सेस सोल्यूशन। तारीख में तकरीबन हर इंसानी मुआशरे ने इस हयातियाती ड्रामे की किसी न किसी शक्ल को नाफिज किया है और मुअर्रिखीन, माहिरीन इमरानियात, माहिरीन बशरियात और माहिरीन हयातियात समझते हैं कि ये इंसानों के लिए इतना दिलकश क्यों है और ये भी कि ये कितना गलत है। अगरचे नस्ल परस्ती ने अपनी बुनियादी कहानी इर्तिका से उधार ली है, लेकिन ठोस तफसीलात खालिसतन असातीरी कहानी मिथोलॉजी हैं। इंसानियत को अलग अलग नस्लों में तकसीम करने की कोई हयातियाती बुनियाद नहीं है और ये मानने की भी कतई तौर पर कोई हयातियाती वजह नहीं है कि एक नस्ल पाक है जबकि दूसरी नापाक है। अमरीकी सफेद फार्म बालादस्ती के हामियों ने मुख्तलिफ मुकद्दस मतून, खास तौर पर अमरीकी आइन और बाइबल का सहारा लेकर अपने मौक़िफ़ को जवाज़ पेश करने की कोशिश की है। अमरीकी आइन ने असल में नस्ली अलहदगी और सफेद फार्म नस्ल की बालादस्ती को कानूनी हैसियत दी थी, जिसमें मुकम्मल शहरी हुकूक सफेद फार्म लोगों के लिए मुख्तस किए गए थे और स्याह फार्म लोगों को गुलाम बनाने की इजाज़त दी गई थी। बाइबल ने न सिर्फ 10 अहकाम और मुतअद्दिद दीगर इक़्तिबासात में गुलामी को मुक़द्दस करार दिया था, बल्कि हाम, जो मुबैना तौर पर अफ्रीकियों का मौरिस एलीज था, की औलाद पर लानत भेजी थी, ये कहते हुए कि वो अपने भाइयों के लिए गुलामों में सबसे पस्त होगा। पैदाइश सुबह के 9:25। ताहम ये दोनों मतून इंसानों के जरिए तैयार किए गए थे और इसलिए इंसान उनके माखिज और खामियों को समझ सकते थे और कम अज कम उनकी गलतियों को दुरुस्त करने की कोशिश कर सकते थे। इंसानों के लिए इन सियासी मफादात और सकाफती तासुबात को समझना मुमकिन है जो कदीम मशरिक वस्तीज़ और 18वीं सदी के अमरीका में गालिब थे और जिनकी वजह से बाइबल और अमरीकी आइन के इंसानी मुसन्निफीन ने नस्ल परस्ती और गुलामी को जायज़ करार दिया। ये समझ लोगों को इन मतून में तरमीम करने या उन्हें नजरअंदाज करने की इजाज़त देती है। 1868 में अमरीकी आइन की 14वीं तरमीम ने तमाम शहरियों को मसावी कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। 1954 में अपने तारीखी ब्राउन बमुकाबला बोर्ड ऑफ एजुकेशन के फैसले में अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि नस्ल की बुनियाद पर स्कूलों को अलग करना 14वीं तरमीम की आईनी खिलाफ वर्जी है। जहां तक बाइबल का ताल्लुक है, अगरचे 10वीं हुक्म या पैदाइश 9:25 में तरमीम करने का कोई मैकेनिज्म मौजूद नहीं था, इंसानों ने सदियों से मतन की मुख्तलिफ तरीकों से दोबारा तशरीह की है और बिलाखिर उसके इख्तियार को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। ब्राउन बमुकाबला बोर्ड ऑफ एजुकेशन में अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के जजों ने बाइबल के मतन को खातिर में लाने की कोई जरूरत महसूस नहीं की। एल्गोरिथम की नाकाबिले फहम नौइयत। लेकिन मुस्तकबिल में क्या होगा अगर कोई सोशल क्रेडिट एल्गोरिथम कम क्रेडिट वाले बच्चे की ज्यादा क्रेडिट वाले स्कूल में दाखिले की दरखास्त को मुस्तरद कर दे? जैसा कि हमने बाब 8 में देखा, कंप्यूटर्स भी अपने तासुबात का शिकार होने और इंटर कंप्यूटर असातीरी कहानियां और जाली जुमरे ईजाद करने का इम्कान रखते हैं। इंसान ऐसी गलतियों की निशानदही और उन्हें दुरुस्त करने के काबिल कैसे होंगे?
और खून और गोश्त वाले सुप्रीम कोर्ट के जज अलगोरिथमिक फैसलों की आईनी हैसियत पर कैसे फैसला कर सकेंगे? क्या वो समझ सकेंगे कि अलगोरिथम अपने नताइज तक कैसे पहुंचते हैं? ये अब महज नजरियाती सवालात नहीं रहे। फरवरी 2013 में ला क्रॉस, विस्कॉन्सिन के कस्बे में एक ड्राइव बाय फायरिंग का वाकया पेश आया। पुलिस अफसरान ने बाद में इस फायरिंग में मुलव्वस कार को देखा और ड्राइवर एरिक लूमिस को गिरफ्तार कर लिया। लूमिस ने फायरिंग में हिस्सा लेने से इनकार किया, लेकिन 2 कम संगीन इल्जामात को तस्लीम किया। ट्रैफिक अफसर से भागने की कोशिश और मालिक की रजामंदी के बगैर मोटर गाड़ी चलाना। जब जज सजा का तयन करने आए तो उन्होंने कॉम्पस नामी एक अलगोरिथम से मशवरा किया, जिसे विस्कॉन्सिन और कई दीगर अमरीकी रियासतें 2013 में दोबारा जुर्म करने के खतरे का अंदाजा लगाने के लिए इस्तेमाल कर रही थीं। अलगोरिथम ने लूमिस को हाई रिस्क वाला फर्द करार दिया, जो मुस्तकबिल में मजीद जराइम करने का इम्कान रखता है। इस अलगोरिथमिक तशखीस ने जज को लूमिस को 6 साल कैद की सजा सुनाने पर असरअंदाज किया। ये उन मामूली जराइम के लिए एक सख्त सजा थी जिनका उसने एतराफ किया था। लूमिस ने विस्कॉन्सिन सुप्रीम कोर्ट में अपील की, ये इस्तदलाल करते हुए कि जज ने इसके मुनासिब कार्रवाई के हक, राइट टू ड्यू प्रोसेस की खिलाफ वर्जी की है। न तो जज और न ही लूमिस ये समझे थे कि कॉम्पस अलगोरिथम ने अपनी तशखीस कैसे की, और जब लूमिस ने मुकम्मल वजाहत तलब की तो दरखास्त मुस्तरद कर दी गई। कॉम्पस एल्गोरिथम नॉर्थ पॉइंट कंपनी की निजी मलकियत था और कंपनी ने दलील दी कि एल्गोरिथम का तरीक़ाकार एक तिजारती राज, ट्रेड सीक्रेट है। फिर भी ये जाने बगैर कि एल्गोरिथम ने अपने फैसले कैसे किए, लूमिस या जज को कैसे यकीन हो सकता था कि ये एक काबिल एतमाद आला है जो तासुब और गलती से पाक है। उसके बाद से मुतअद्दिद मुतालियात से ये जाहिर हुआ है कि कॉम्पस एल्गोरिथम में वाकई कई मसला खेज तासुबात मौजूद हो सकते हैं, जो शायद इस डेटा से हासिल किए गए होंगे जिस पर उसे तरबियत दी गई थी। लूमिस बमुकाबला विस्कॉन्सिन 2016 में विस्कॉन्सिन सुप्रीम कोर्ट ने उसके बावजूद लूमिस के खिलाफ फैसला दिया। जजों ने दलील दी कि अलगोरिथमिक खतरे की तशखीस का इस्तेमाल जायज है, यहां तक कि जब अलगोरिथम का तरीक़ाकार न तो अदालत और न ही मुद्दा अलैह के सामने जाहिर किया जाए। जस्टिस एन वॉलिश ब्रैडली ने लिखा कि चूंकि कॉम्पस ने अपनी तशखीस इस डेटा की बुनियाद पर की जो या तो अवामी तौर पर दस्तयाब था या खुद मुद्दा अलैह ने फराहम किया था, लूमिस अलगोरिथम के इस्तेमाल करदा तमाम डेटा की तरदीद या वजाहत कर सकता था। उस राय ने इस हकीकत को नजरअंदाज किया कि दुरुस्त डेटा की गलत तशरीह हो सकती है और ये कि लूमिस के लिए अपने बारे में अवामी तौर पर दस्तयाब तमाम डेटा की तरदीद या वजाहत करना नामुमकिन था। विस्कॉन्सिन सुप्रीम कोर्ट ओपेक धुंधले अलगोरिथम पर इन्हसार करने में मौरूसी खतरे से मुकम्मल तौर पर बेखबर नहीं थी, लिहाजा इस अमल की इजाजत देते हुए उसने फैसला दिया कि जब भी जजों को अलगोरिथमिक खतरे की तशखीस मौसूल हो, इनमें जजों के लिए अलगोरिथम के मुमकिना तासुबात के बारे में तहरीरी इंतबाह शामिल होना चाहिए। अदालत ने जजों को ऐसे अलगोरिथम पर इन्हिसार करते वक्त मुहतात रहने का मजीद मशवरा दिया। बदकिस्मती से ये इंतबाह एक खोखला इशारा था। अदालत ने जजों को ऐसी एहतियात बरतने के बारे में कोई ठोस हिदायत फराहम नहीं की। इस केस की अपनी बहस में हार्वर्ड लॉ रिव्यू ने यह नतीजा अखज़ किया कि ज्यादातर जजों का अलगोरिथमिक खतरे की तशखीस को समझना मुश्किल है। उसके बाद उसने विस्कॉन्सिन सुप्रीम कोर्ट के एक जज का हवाला दिया, जिन्होंने नोट किया कि अलगोरिथम के बारे में लंबी वजाहतें मिलने के बावजूद उन्हें खुद भी उसे समझने में अब भी दुश्वारी पेश आ रही थी। लूमिस ने अमरीकी सुप्रीम कोर्ट में अपील की, ताहम 26 जून 2017 को अदालत ने उस केस की समाअत करने से इनकार कर दिया और इस तरह विस्कॉन्सिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मौसर तरीके से तौसीक कर दी। अब गौर करें कि 2013 में लूमिस को हाई रिस्क वाला फर्द करार देने वाला अलगोरिथम एक इब्तदाई प्रोटोटाइप था। उसके बाद से कहीं ज्यादा नफीस और पेचीदा खतरे की तशखीस के अलगोरिथम तैयार किए गए हैं और उन्हें ज्यादा वसी दायरा कार दिया गया है। 2020 की दिहाई के अवाइल तक मुतअद्दिद ममालिक में शहरियों को मामूल के मुताबिक अलगोरिथम की तरफ से की गई खतरे की तशखीस की बुनियाद पर कैद की सजाएं मिलती हैं, जिन्हें न तो जज और न ही मुद्दा अलैह समझते हैं, और कैद की सजाएं तो महज एक शुरुआत है। वजाहत का हक, द राइट टू एन एक्सप्लेनेशन। कंप्यूटर हमारे बारे में ज्यादा से ज्यादा फैसले कर रहे हैं, जो मामूली भी हैं और जिंदगी बदलने वाले भी। कैद की सजाओं के अलावा अलगोरिथम तेजी से इस बात का फैसला करने में भी शामिल हैं कि आया हमें कॉलेज में जगह दी जाए, नौकरी दी जाए, फलाही मराहत फराहम की जाए या कर्ज दिया जाए।
वो उसी तरह ये तय करने में भी मदद करते हैं कि हमें किस किस्म का तिब्बी इलाज मिलेगा, हम क्या इंश्योरेंस प्रीमियम अदा करेंगे, हम क्या खबरें सुनेंगे और कौन हमें डेट पर पूछेगा। जैसे जैसे मुआशरा कंप्यूटर्स के सुपुर्द ज्यादा से ज्यादा फैसले करता जा रहा है, ये जमहूरी खुद की इस्लाह के मैकेनिज्म और जमहूरी शफ़ाफियत और एहतिसाब की इफादियत को कमजोर कर रहा है। मुंतखब अहलकार नाकाबिली फहम अलगोरिथम को कैसे मुनज़्ज़म कर सकते हैं? नतीजतन एक नए इंसानी हक को शामिल करने का मुतालबा बढ़ रहा है, वजाहत का हक। यूरोपीय यूनियन का जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन GDPR, जो 2018 में नाफिज हुआ, कहता है कि अगर कोई अलगोरिथम किसी इंसान के बारे में कोई फैसला करता है, मिसाल के तौर पर हमें क्रेडिट देने से इनकार करता है, तो उस इंसान को फैसले की वजाहत हासिल करने और किसी इंसानी अथॉरिटी के सामने उस फैसले को चैलेंज करने का हक है। मिसाली तौर पर इससे अलगोरिथमिक तासुब को काबू में रखा जाना चाहिए और जमहूरी खुद की इस्लाह के मैकेनिज्म को कंप्यूटर्स की कम से कम कुछ ज्यादा संगीन गलतियों की निशानदही करने और उन्हें दुरुस्त करने की इजाजत मिलनी चाहिए। लेकिन क्या इस हक को अमली तौर पर पूरा किया जा सकता है? मुस्तफीज सुलेमान इस मौजू पर दुनिया के माहिर हैं। वो डीप माइंड के शरीक बानी और साबिक सरबराह है, जो दुनिया की सबसे अहम मसनूई जहानत की कंपनियों में से एक है और दीगर कामयाबियों के साथ अल्फागो प्रोग्राम की तैयारी की जिम्मेदार है। अल्फागो को गो नामी एक हिकमत अमली बोर्ड गेम खेलने के लिए डिजाइन किया गया था, जिसमें दो खिलाड़ी एक दूसरे को घेर कर और इलाका हासिल करके शिकस्त देने की कोशिश करते हैं। कदीम चीन में इजाद किया गया, ये खेल शतरंज से कहीं ज्यादा पेचीदा है। नतीजतन यहां तक कि जब कंप्यूटर्स ने इंसानी वर्ल्ड चेस चैंपियन को शिकस्त दे दी, तब भी माहिरीन का ख्याल था कि कंप्यूटर गो में कभी भी इंसानियत को नहीं हरा पाएंगे। यही वजह है कि मार्च 2016 में जब अल्फा गो ने जनूबी कोरिया के गो चैंपियन ली सेडवल को शिकस्त दी, तो गो के पेशा वर खिलाड़ी और कंप्यूटर के माहिरीन दोनों हैरान रह गए। सुलेमान अपनी 2023 की किताब द कमिंग व्यू में उनके मैच के सबसे अहम लम्हात में से एक को बयान करते हैं, एक ऐसा लम्हा जिसने मसनूई जहानत की तारीफ को दोबारा लिखा और जिसे बहुत से तालीमी और हुकूमती हलकों में तारीख का एक अहम मोड़ तस्लीम किया जाता है। ये मैच के दूसरे खेल के दौरान 10 मार्च 2016 को हुआ। सुलेमान लिखते हैं, फिर 37वीं चाल आई, इसका कोई मतलब नहीं था। अल्फागो बज़ाहिर एक हारने वाली हिकमत अमली पर अंधे होकर चल रहा था, जिसे कोई भी पेशावर खिलाड़ी कभी नहीं अपनाएगा। लाइव मैच कमेंटेटर्स, जो दोनों आलीज दर्जे के पेशावर खिलाड़ी थे, ने कहा कि ये एक बेहद ही अजीब चाल है और उसे आय गलती समझा। ये इतनी गैर मामूली थी कि सीडुअल ने जवाब देने में 15 मिनट लगाए और यहां तक कि बाहर टहलने के लिए बोर्ड से उठ गए। जब हम अपने कंट्रोल रूम से देख रहे थे तो तनाव गैर हकीकी था। फिर भी जैसे जैसे खेल इख्तिताम को पहुंचा, वह गलत चाल फैसला कुन साबित हुई। अल्फा गो दोबारा जीत गया। गो की हिकमत अमली हमारी आंखों के सामने दोबारा लिखी जा रही थी। हमारी मसनूई जहानत ने ऐसे नए ख्यालात दरियाफ्त किए थे जो हजारों सालों में इंतहाई ज़हीन खिलाड़ियों को भी नहीं सूझे थे। चाल 37 दो वजूहात की बिना पर मसनूई जहानत के इनकलाब की एक अलामत है। 1. मसनूई जहानत की अजनबी नौयत। ये मसनूई जहानत की अजनबी नौयत को जाहिर करती है। मशरिकी एशिया में गो को सिर्फ एक खेल से कहीं ज्यादा समझा जाता है। ये एक कीमती सकाफती रिवायत है। खत्ताती, मुसव्वरी और मौसीकी के साथ गो उन 4 फ़नून में से एक रहा है जिनके बारे में तवक्को की जाती थी कि हर नफीस शख्स को उनका इल्म होगा। 2500 साल से ज्यादा अरसे से लाखों लोगों ने गो खेला है और खेल के गिर्द पूरे मकतबा हाई फिक्र स्कूल्स ऑफ थॉट ने जन्म लिया है, जो मुख्तलिफ हिकमत अमलियों और फलसफों की हिमायत करते हैं। फिर भी इन तमाम हजारों सालों के दौरान इंसानी जहनों ने गो के मंजरनामे में सिर्फ मखसूस इलाकों को ही खोजा है। दीगर इलाकों को हाथ नहीं लगाया गया क्योंकि इंसानी जहनों ने वहां जाने का सोचा ही नहीं। मसनूई जहानत इंसानी जहनों की हुदूद से आजाद होने की वजह से उन पहले से छुपे हुए इलाकों को दरियाफ्त किया और खोजा। 2. मसनूई जहानत की नाकाबिल फहम नौइयत। चाल 37 ने मसनूई जहानत की नाकाबिल फहम नौइयत को जाहिर किया। अल्फा गो के जीतने के बाद भी सुलेमान और उनकी टीम ये वजाहत नहीं कर सकी कि अल्फा गो ने ये चाल चलने का फैसला कैसे किया। अगर किसी अदालत ने डीप माइंड को ली सेडुअल को वजाहत फराहम करने का हुक्म दिया होता तो कोई भी इस हुक्म को पूरा नहीं कर सकता था। सुलेमान लिखते हैं, हम इंसानों को एक नए चैलेंज का सामना है। क्या नई ईजादात हमारी समझ से बाहर होंगी? पहले तख्लीककार ये बता सकते थे कि कोई चीज कैसे काम करती है, उसने वो क्यों किया जो उसने किया,
चाहे उसके लिए बहुत ज्यादा तफसील की जरूरत हो। अब ये बात तेजी से दुरुस्त नहीं रही। बहुत सी टेक्नोलॉजीज और सिस्टम्स इतने पेचीदा होते जा रहे हैं कि वो किसी एक फर्द की हकीकी तौर पर उन्हें समझने की सलाहियत से बाहर है। मसनूई जहानत में खुद मुख्तारी की तरफ बढ़ने वाले न्यूरल नेटवर्क्स फिलहाल काबिल वजाहत नहीं हैं। आप फैसला साजी के अमल के जरिए किसी को कदम बह कदम नहीं ले जा सकते ताकि बिल्कुल वजाहत कर सकें कि किसी एल्गोरिथम ने एक मखसूस पेशगोई क्यों की। इंजीनियर्स ढक्कन के नीचे झांक कर आसानी से छोटी तफसीलात में ये वजाहत नहीं कर सकते कि क्या हुआ। GPT-4, अल्फागो और बाकी सब ब्लैक बॉक्स हैं। उनके नताइज और फैसले गैर वाज़ेह और नाकाबिले यकीन हद तक पेचीदा छोटी सिग्नल्स की जंजीरों पर मबनी है। नाकाबिले फहम अजनबी जहानत का अरूज जमहूरियत को कमजोर करता है। अगर लोगों की जिंदगियों के बारे में ज्यादा से ज्यादा फैसले एक ब्लैक बॉक्स में किए जाते हैं तो वोटर्स उन्हें समझ नहीं सकते और ना ही चैलेंज कर सकते हैं और जमहूरियत काम करना छोड़ देती है। खास तौर पर क्या होता है जब न सिर्फ इनफरादी जिंदगियों के बारे में बल्कि इज्तिमाई मामलात जैसे फेडरल रिजर्व की शरह सूद के बारे में भी अहम फैसले नाकाबिल फहम एल्गोरिथम के जरिए किए जाते हैं। इंसानी वोटर्स किसी इंसानी सदर का इंतखाब करते रह सकते हैं, लेकिन क्या ये महज एक खाली रस्म नहीं होगी? आज भी इंसानियत का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा मालियाती निजाम को सही मानों में समझता है। OECD के 2016 के एक सर्वे से पता चला कि ज्यादातर लोगों को सादा मालियाती तसव्वुरात जैसे मुरक्कब सूद, कॉम्पाउंड इंटरेस्ट को समझने में भी दुश्वारी होती है। 2014 के बरतानवी मेंबरान पार्लियामेंट, जो दुनिया के एक अहम तरीन मालियाती मरकज को मुनज़्ज़म करने के जिम्मेदार थे, कि एक सर्वे में पता चला कि सिर्फ 12% दुरुस्त तौर पर समझते थे कि जब बैंक कर्ज देते हैं तो नया पैसा कैसे पैदा होता है। ये हकीकत जदीद मालियाती निज़ाम के सबसे बुनियादी उसूलों में से एक है। जैसा कि 2007 ता सिफराट के मालियाती बहरान ने इशारा किया, ज्यादा पेचीदा मालियाती आलात और असूल जैसे कि CDOS के पीछे सिर्फ चंद मालियाती माहिरीन के लिए ही काबिल फहम थे। जमहूरियत का क्या होता है जब मसनूई जहानत और भी ज्यादा पेचीदा मालियाती आलात बनाती है और मालियाती निज़ाम को समझने वाले इंसानों की तादाद सिफर तक गिर जाती है? हमारे मालूमाती नेटवर्क का बढ़ता हुआ नाकाबिल फहम होना हालिया अवामी जमातों और करिश्माती रहनुमाओं की लहर की एक वजह है। जब लोग दुनिया को समझने के काबिल नहीं रहते और जब वो बहुत ज्यादा मालूमात से मगलूब महसूस करते हैं जिन्हें वो हज़म नहीं कर सकते, तो वो साजिशी नजरियात का आसान शिकार बन जाते हैं और वो निजात के लिए किसी ऐसी चीज की तरफ रुजू करते हैं जिसे वो समझते हैं एक इंसान। बदकिस्मती से अगरचे करिश्माती रहनुमाओं के यकीनी तौर पर अपने फवायद हैं, कोई भी एक इंसान, ख्वाह वो कितना ही मुतासिर कुन या ज़हीन क्यों ना हो, अकेले ये समझ नहीं सकता कि वो एल्गोरिथम कैसे काम करते हैं जो तेजी से दुनिया पर हावी हो रहे हैं, और ये यकीनी नहीं बना सकता कि वो मुनसिफाना है। मसला ये है कि एल्गोरिथम मुतअद्दिद डेटा पॉइंट्स पर इन्हिसार करते हुए फैसले करते हैं, जबकि इंसानों को शऊरी तौर पर बड़ी तादाद में डेटा पॉइंट्स पर गौर करना और उन्हें एक दूसरे के मुकाबले में तोलना बहुत मुश्किल लगता है। हम वाहिद डेटा पॉइंट्स के साथ काम करना पसंद करते हैं, इसीलिए जब हमें पेचीदा मसाइल का सामना होता है, ख्वाह वो कर्ज की दरखास्त हो, कोई वबाई मर्ज हो या कोई जंग हो, हम अक्सर अमल का एक मखसूस तरीका इख्तियार करने के लिए एक वाहिद वजह तलाश करते हैं और दीगर तमाम बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। ये वाहिद वजह की गलत फहमी, फैलेसी ऑफ द सिंगल कॉज है। हम बहुत से मुख्तलिफ अवामिल को एक साथ तोलने में इतने बुरे हैं कि जब लोग किसी खास फैसले के लिए बड़ी तादाद में वजूहात बताते हैं तो ये आम तौर पर मशकूक लगता है। फर्ज करें कि एक अच्छी दोस्त हमारी शादी में नहीं आ सकी। अगर वो हमें एक वाहिद वजाहत फराहम करती है, मेरी अम्मी हस्पताल में थीं और मुझे उनसे मिलने जाना पड़ा, तो ये काबिल यकीन लगता है। लेकिन क्या होगा अगर वो 50 मुख्तलिफ वजूहात की फहरिस्त दे कि उसने ना आने का फैसला क्यों किया? मेरी अम्मी थोड़ी अलील थीं और मुझे इस हफ्ते किसी वक्त अपने कुत्ते को डॉक्टर के पास ले जाना था और मेरा काम पर यह प्रोजेक्ट था और बारिश हो रही थी और मैं जानती हूं कि उन 50 वजूहात में से कोई भी बजाते खुद मेरी गैर हाजिरी का जवाज पेश नहीं करती। लेकिन जब मैंने उन सबको एक साथ जोड़ा तो उन्होंने मुझे आपकी शादी में शिरकत करने से रोका। हम ऐसी बातें नहीं करते क्योंकि हम इस तरह नहीं सोचते। हम शऊरी तौर पर अपने जहन में 50 मुख्तलिफ वजूहात की फहरिस्त नहीं बनाते, उनमें से हर एक को एक खास वजन नहीं देते, तमाम वजबों को जमा नहीं करते और इस तरह किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते। लेकिन एल्गोरिथम बिल्कुल इसी तरह हमारे मुजरिमाना इम्कानात या हमारी क्रेडिट की अहलियत का अंदाजा लगाते हैं।
मिसाल के तौर पर कॉम्पस एल्गोरिथम ने एक 137 आइटम सवालनामे के जवाबात को मद्देनजर रखते हुए अपने खतरे की तशखीस की। एक बैंक एल्गोरिथम जो हमें कर्ज देने से इनकार करता है, उसका भी यही हाल है। अगर यूरोपीय यूनियन के GDPR ज़वाबित बैंक को एल्गोरिथम के फैसले की वजाहत करने पर मजबूर करते हैं, तो वजाहत एक वाहिद जुमले की शक्ल में नहीं आएगी, बल्कि ये सैकड़ों या हजारों सफ़हात की शक्ल में आने का इम्कान है, जो नंबरों और मसावात से भरे होंगे। तसव्वुर करें, बैंक का फर्जी खत कुछ यूं हो सकता है: हमारा एल्गोरिथम तमाम दरखास्तों का अंदाजा लगाने के लिए एक दुरुस्त पॉइंट सिस्टम इस्तेमाल करता है, जिसमें 1000 मुख्तलिफ किस्म के डेटा पॉइंट्स को मद्देनजर रखा जाता है। ये एक मजमूई स्कोर तक पहुंचने के लिए तमाम डेटा पॉइंट्स को जमा करता है। वो लोग जिनका मजमूई स्कोर मंफी होता है, उन्हें कम क्रेडिट वाले अफराद समझा जाता है, जिन्हें कर्ज देना बहुत खतरनाक है। आपका मजमूई स्कोर 378वां। यही वजह है कि आपके कर्ज की दरखास्त मुस्तरद कर दी गई। फिर खत उन 1000 अवामिल की तफसीली फहरिस्त फराहम कर सकता है जिन्हें एल्गोरिथम ने मद्देनजर रखा, बशमूल वो चीजें जिन्हें ज्यादातर इंसान गैर मुताल्लिका समझ सकते हैं, जैसे कि दरख्वास्त जमा कराने का सही वक्त या दरख्वास्त दहिंदा ने किस किस्म का स्मार्टफोन इस्तेमाल किया। चुनाचे अपने खत के 601वें सफ़े पर बैंक ये वजाहत कर सकता है कि आपने अपनी दरखास्त अपने स्मार्टफोन से फाइल की, जो कि ताज़ा तरीन आईफोन मॉडल था। लाखों पिछली कर्ज की दरखास्तों का तज्जिया करके हमारे एल्गोरिथम ने एक पैटर्न दरियाफ्त किया। जो लोग अपनी दरख्वास्त फाइल करने के लिए ताज़ा तरीन आईफोन मॉडल इस्तेमाल करते हैं, उनके कर्ज वापस करने का इम्कान 0.08% ज्यादा होता है। लिहाजा एल्गोरिथम ने आपके मजमूई स्कोर में 8 पॉइंट्स का इजाफा किया। ताहम जिस वक्त आपकी दरखास्त आपके आईफोन से भेजी गई थी, इसकी बैटरी 17% तक कम हो चुकी थी। लाखों पिछली कर्ज की दरखास्तों का तज्जिया करके हमारे एल्गोरिथम ने एक और पैटर्न दरियाफ्त किया। जो लोग अपने स्मार्टफोन की बैटरी को 25% से नीचे जाने देते हैं, उनके कर्ज वापस करने का इम्कान 0.5% कम होता है। इसके लिए आपके 50 पॉइंट्स कम हो गए। आप यकीनी तौर पर महसूस कर सकते हैं कि बैंक ने आपके साथ नाइंसाफी की है। आप शायद शिकायत करें, क्या मेरी कर्ज की दरखास्त को सिर्फ इसलिए मुस्तरद करना माकूल है कि मेरे फोन की बैटरी कम थी? ताहम ये एक गलत फहमी होगी। बैंक वजाहत करेगा, बैटरी वाहिद वजह नहीं थी। ये उन 1000 अवामिल में से सिर्फ एक था जिसे हमारे एल्गोरिथम ने मद्देनजर रखा। लेकिन क्या आपके एल्गोरिथम ने यह नहीं देखा कि पिछले 10 सालों में सिर्फ 2 बार मेरा बैंक अकाउंट ओवरड्रा हुआ था? उसने यकीनन इसे देखा। बैंक जवाब दे सकता है। सफ़हा 453 पर देखें। इसके लिए आपको 300 पॉइंट्स मिले थे, लेकिन दीगर तमाम वजूहात ने आपके मजमूई स्कोर को कम करके मनफी 378 कर दिया। अगरचे हमें फैसला साजी का यह तरीका अजनबी लग सकता है, लेकिन इसके वाज़ेह तौर पर मुमकिना फ़वाइद हैं। फैसला करते वक्त आमतौर पर सिर्फ एक या दो नुमाया हक़ायक़ के बजाय तमाम मुताल्लिका डाटा पॉइंट्स को मद्देनजर रखना एक अच्छा ख्याल है। यकीनन इस बारे में बहस की बहुत गुंजाइश है कि मालूमात की मुताबिकत रेलेवेंस की तारीफ कौन करता है। कौन फैसला करता है कि आया स्मार्टफोन मॉडल जैसी कोई चीज या जल्द का रंग कर्ज की दरखास्तों के लिए मुताल्लिका समझी जानी चाहिए? लेकिन इससे क़तई नज़र के हम मुताबिकत की तारीफ कैसे करते हैं? ज्यादा डेटा को मद्देनजर रखने की सलाहियत एक असासा होने का इम्कान है। दरहकीकत बहुत से इंसानी तासुबात के साथ मसला ये है कि वो सिर्फ 1 या 2 डेटा पॉइंट्स, जैसे किसी का जिल्द का रंग, माजूरी या जिन्स पर तवज्जो मरकूज करते हैं, जबकि दीगर मालूमात को नजरअंदाज कर देते हैं। सलीस उर्दू में तर्जुमा। एल्गोरिथम की बालादस्ती और वजाहत का चैलेंज। बैंक और दीगर इदारे तेजी से फैसले करने के लिए एल्गोरिथम पर इन्हिसार कर रहे हैं। इसकी सही वजह यह है कि एल्गोरिथम इंसानों के मुकाबले में कहीं ज्यादा डेटा पॉइंट्स को मद्देनजर रख सकते हैं। लेकिन जब वजाहत फराहम करने की बात आती है, तो ये एक मुमकिना तौर पर नाकाबिले अबूर रुकावट पैदा करता है। इंसानी जहन इतने ज्यादा डेटा पॉइंट्स की बुनियाद पर किए गए फैसले का तज्जिया और जायजा कैसे ले सकता है? हम शायद सोचेंगे कि विस्कॉन्सिन की सुप्रीम कोर्ट को नॉर्थ पॉइंट कंपनी को यह जाहिर करने पर मजबूर करना चाहिए था कि कॉम्पस एल्गोरिथम ने एरिक लूमिस को ज्यादा खतरे वाला शख्स कैसे करार दिया। लेकिन अगर मुकम्मल डेटा जाहिर कर दिया जाता, तो क्या लूमिस या अदालत में से कोई भी उसे समझ पाता? ये सिर्फ उन गिनत डेटा पॉइंट्स को मद्देनजर रखने का मसला नहीं है। शायद सबसे अहम बात यह है कि हम इस तरीके को नहीं समझ सकते जिससे एल्गोरिथम डेटा में पैटर्न नकूश तलाश करते हैं और पॉइंट्स की तकसीम का फैसला करते हैं।
अगरचे हमें ये मालूम हो जाए कि बैंक का एक एल्गोरिथम उन लोगों के कुछ मखसूस पॉइंट्स कम कर देता है जो अपने स्मार्टफोन की बैटरी को 25% से नीचे जाने देते हैं, तो हम इस बात का जायजा कैसे लेंगे कि ये मुनसिफाना है? ये उसूल एल्गोरिथम को किसी इंसानी इंजीनियर ने नहीं दिया था, बल्कि वो लाखों पिछली कर्ज की दरखास्तों में एक पैटर्न दरियाफ्त करके इस नतीजे पर पहुंचा था। क्या कोई भी इनफरादी इंसानी सारिफ इस सारे डेटा का जायजा लेकर ये तय कर सकता है कि ये पैटर्न वाकई काबिल भरोसा और गैर जानिबदाराना है? उम्मीद की कर्न और इंसानी फैसले का मसला। ताहम आदादोशुमार के इस बादल में एक उम्मीद की करन भी है। जहां आम लोग पेचीदा एल्गोरिथम्स की जांच पड़ताल करने से कासिर हो सकते हैं, वहीं माहिरीन की एक टीम जो अपने AI टूल्स से मदद ले रही हो, एल्गोरिथमिक फैसलों के इंसाफ का अंदाजा किसी भी इंसानी फैसले के इंसाफ के अंदाजे से ज्यादा काबिल भरोसा तरीके से लगा सकती है। आखिरकार, जहां इंसानी फैसले बज़ाहिर उन चंद डेटा पॉइंट्स पर इन्हिसार करते हुए लगते हैं जिनसे हम बाखबर होते हैं, हकीकत में हमारे फैसलों पर लाखों इजाफी डेटा पॉइंट्स लाशऊरी तौर पर असर अंदाज होते हैं। इन लाशऊरी अमल से बेखबर रहते हुए जब हम अपने फैसलों पर गौर करते हैं या उनकी वजाहत करते हैं, तो हम अक्सर अपने दिमाग के अंदर अरबों न्यूरॉन के बाहमी तामुल के नतीजे में होने वाले असल अमल के लिए बाद वक्त यक नुकाती तौजीहात पेश करते हैं। इसी तरह अगर कोई इंसानी जज हमें 6 साल कैद की सजा सुनाता है, तो हम और दर हकीकत खुद जज कैसे यकीन कर सकते हैं कि यह फैसला सिर्फ मुनसिफाना अवामिल पर मबनी था, न कि किसी लाशऊरी नस्ली तासुब या इस बात पर कि जज भूखा था। एल्गोरिथम का ऑडिट और रेगुलेटरी इदारे जीती जागती हस्तियां यानी इंसानी जजों के मामले में मौजूदा हयातियाती मालूमात की रोशनी में यह मसला हल नहीं हो सकता। इसके बरक्स, जब एक एल्गोरिथम कोई फैसला करता है, तो उसूली तौर पर हम इसके हर एक नुक्ता नजर और हर उनसर को दी गई सही अहमियत को जान सकते हैं। यही वजह है कि मुतअद्दिद माहिरीन की टीमों, जिनमें अमरीकी महकमा इंसाफ से लेकर गैर मुनाफा बख्श न्यूज रूम रिपब्लिका तक शामिल हैं, ने कॉम्पस एल्गोरिथम के मुमकिना तासुबात का अंदाजा लगाने के लिए उसे परखा है। ऐसी टीमें न सिर्फ कई इंसानों की इज्तिमाई कोशिशों को बरूए कार ला सकती हैं, बल्कि कंप्यूटर की ताकत को भी इस्तेमाल कर सकती हैं। जिस तरह चोर को पकड़ने के लिए चोर को लगाना अक्सर बेहतरीन होता है, इसी तरह हम एक एल्गोरिथम की जांच पड़ताल के लिए दूसरे एल्गोरिथम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ताहम इससे यह सवाल पैदा होता है कि हम कैसे यकीन करें कि जांच करने वाला एल्गोरिथम खुद काबिल भरोसा है। बिल आखिर इस बार बार दोहराए जाने वाले मसले का कोई खालिसतन तकनीकी हल नहीं है। हम कोई भी टेक्नोलॉजी तैयार कर लें, हमें ऐसे सरकारी इदारे बरकरार रखने पड़ेंगे जो एल्गोरिथम्स का ऑडिट करेंगे और उन्हें मंजूरी की मेहर देंगे या इनकार करेंगे। ये इदारे इंसानी और कंप्यूटर की ताकत को मिलाकर ये यकीनी बनाएंगे कि नए एल्गोरिथमिक टूल्स महफूज और मुनसिफाना हैं। ऐसे इदारों के बगैर अगरचे हम ऐसे कवानीन बना भी दें जो इंसानों को वजाहत का हक फराहम करें, और अगरचे हम कंप्यूटर के तासुबात के खिलाफ कवायद व ज़वाबित नाफिज भी कर दें, तो उन कवानीन और ज़वाबित को कौन नाफिज करेगा? नोज डाइव एल्गोरिथम की जांच के लिए रेगुलेटरी इदारों को न सिर्फ उनका तज्जिया करने की जरूरत होगी, बल्कि उन्हें अपनी दरियाफ्तों को कहानियों में भी तब्दील करना होगा जो इंसान समझ सकें। बसूरत दीगर, हम कभी भी रेगुलेटरी इदारों पर भरोसा नहीं करेंगे और उसके बजाय साजिशी नजरियात और करिश्माती रहनुमाओं पर यकीन करने लगेंगे। जैसा कि बाब 3 में नोट किया गया था, इंसानों के लिए सरकारी तरीक़ेकार को समझना हमेशा से मुश्किल रहा है, क्योंकि सरकारी इदारे हयातियाती ड्रामों के स्क्रिप्ट से हट गए हैं और ज्यादातर फनकारों में सरकारी ड्रामों की अक्कासी करने की ख्वाहिश या सलाहियत नहीं रही है। मिसाल के तौर पर 21वीं सदी की सियासत के बारे में नावल, फिल्में और टेलीविजन सीरीज चंद ताकतवर खानदानों के झगड़ों और मोहब्बत के मामलात पर तवज्जो मरकूज करते हैं, गोया आज की रियासतों का इंतजाम भी कदीम कबाइल और बादशाहतों की तरह चलाया जा रहा हो। खानदानों के हयातियाती ड्रामों पर फनकाराना तवज्जो की ये यकसोई सदियों के दौरान ताकत की हरकियात में होने वाली बहुत हकीकी तब्दीलियों को धुंधला देती है। चूंकि कंप्यूटर्स तेजी से इंसानी ब्यूरोक्रेट्स और इंसानी असातीर साजों की जगह लेंगे, उससे ताकत की गहरी साख्त एक बार फिर बदल जाएगी। जिंदा रहने के लिए जमहूरियतों को न सिर्फ वक्फे इंतजामी इदारों की जरूरत है जो उन नए ढांचों की जांच कर सकें, बल्कि फनकारों की भी जरूरत है जो उन नए ढांचों को काबिल फहम और दिलचस्प अंदाज में बयान कर सकें। मिसाल के तौर पर साइंस फाई सीरीज ब्लैक मिरर की किस्त नोज डाइव में ऐसा कामयाबी से किया गया है।
2016 में तैयार की गई, एक ऐसे वक्त में जब बहुत कम लोगों ने सोशल क्रेडिट सिस्टम्स के बारे में सुना था। नोज डायो ने शानदार तरीके से वजाहत की कि ऐसे सिस्टम्स कैसे काम करते हैं और उनसे क्या खतरात लाहक हैं। ये किस्त लेसी नामी एक औरत की कहानी बयान करती है जो अपने भाई रायन के साथ रहती है लेकिन अपना एक अलग अपार्टमेंट लेना चाहती है। नए अपार्टमेंट पर रियायत हासिल करने के लिए उसे अपने सोशल क्रेडिट स्कोर को 4.2 से बढ़ाकर 4.55 में से करने की जरूरत है। आली स्कोर वाले अफराद से दोस्ती करने से आपका अपना स्कोर बढ़ता है, लिहाजा लेसी ने अपनी बचपन की दोस्त न्यूमी से राब्ता बहाल करने की कोशिश की, जिसकी मौजूदा रेटिंग 4.8 है। लेसी को न्यूमी की शादी में मदऊ किया जाता है, लेकिन वहां जाते हुए वो एक एलीज स्कोर वाले शख्स पर काफी गिरा देती है, जिससे उसका अपना स्कोर थोड़ा सा गिर जाता है और उसके नतीजे में एयरलाइन उसे सेट देने से इनकार कर देती है। उसके बाद जो कुछ भी गलत हो सकता है वो होता है। लेसी की रेटिंग तेज गिरावट नोज डाइव का शिकार होती है और वो 1 से कम स्कोर के साथ जेल में जा पहुंचती है। ये कहानी रिवायती हयातियाती ड्रामों के कुछ अनासिर पर इन्हिसार करती है। लड़का लड़की से मिलता है, शादी, बहन भाई की रकाबत, लेसी और रायन के दरमियान तनाव और सबसे अहम हैसियत का मुकाबला, किस्त का मरकजी मसला। लेकिन कहानी का असल हीरो और मुहर्रिक लेसी या न्यूमी नहीं, बल्कि सोशल क्रेडिट सिस्टम चलाने वाला गैर जिस्मानी अलगोरिथम है। ये अलगोरिथम पुराने हयातियाती ड्रामों की हरकियात को मुकम्मल तौर पर बदल देता है, खास तौर पर हैसियत के मुकाबले की हरकियात को। जहां पहले इंसान कभी कभी हैसियत के मुकाबले में शामिल होते थे, लेकिन अक्सर इस इंतहाई दबाव वाली सूरत हाल से खुशाइंद वक्फे लेते थे, वहीं हमागीर सोशल क्रेडिट अलगोरिथम उन वक्फों को खत्म कर देता है। नोज डायो हयातियाती हैसियत के मुकाबले के बारे में एक घुसी पटी कहानी नहीं है, बल्कि इस बात की एक बसीरत अफरोज खोज है कि जब कंप्यूटर टेक्नोलॉजी हैसियत के मुकाबले के कवायद को बदल देती है तो क्या होता है। अगर ब्यूरोक्रेट्स और फनकार ताउन करना सीख लें और अगर दोनों कंप्यूटर्स से मदद पर भरोसा करें तो कंप्यूटर नेटवर्क को नाकाबिले फहम बनने से रोकना मुमकिन हो सकता है। जब तक जमहूरी मुआशरे कंप्यूटर नेटवर्क को समझते हैं, उनके खुद को दुरुस्त करने के तरीक़ेकार ही मसनूई जहानत के गलत इस्तेमाल के खिलाफ हमारी बेहतरीन जमानत है। इसीलिए यूरोपीय यूनियन के एआई एक्ट 2021 में मुजव्विज़ा ने सोशल क्रेडिट सिस्टम्स को, जैसा कि नोज डायो में दिखाया गया है, इन चंद अक़साम की एआई में से एक के तौर पर मुंतखब किया जिन पर मुकम्मल पाबंदी होनी चाहिए, क्योंकि वो इम्तियाजी नताइज और बाज़ गिरोहों की बेदखली का बाइस बन सकते हैं और क्योंकि वो वक़ार और अदमी इम्तियाज के हक और मुसावात और इंसाफ की अक़दार की खिलाफ वर्जी कर सकते हैं। मुकम्मल निगरानी की हुकूमतों की तरह सोशल क्रेडिट सिस्टम्स के साथ भी यही बात है कि महज इस हकीकत का कि उन्हें तख्लीक किया जा सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि हमें उन्हें तख्लीक करना जरूरी है। डिजिटल इफरातफरी, डिजिटल एनार्की, नया कंप्यूटर नेटवर्क जमहूरियतों के लिए एक आखिरी खतरा भी खड़ा करता है। डिजिटल कलियत पसंदी के बजाय ये डिजिटल अफरातफरी को फरोग दे सकता है। जमहूरियतों की गैर मरकजी नौयत और उनके मजबूत खुद को दुरुस्त करने के तरीकाकार कलियत पसंदी के खिलाफ ढाल फराहम करते हैं, लेकिन वो नज्म को यकीनी बनाना भी ज्यादा मुश्किल बना देते हैं। काम करने के लिए जमहूरियत को 2 शराइत पूरी करने की जरूरत है। इसे अहम मसाइल पर आज़ादाना अवामी गुफ्तगू को मुमकिन बनाने की जरूरत है और इसे मुआशरती नज़्म व नस्क और इदाराती एतमाद की कम अज कम सतह को बरकरार रखने की जरूरत है। आज़ाद गुफ्तगू को अफरातीफरी में नहीं बदलना चाहिए, खास तौर पर फौरी और अहम मसाइल से निमटते वक्त अवामी बहस कबूल शुदा कवायद के मुताबिक चलाई जानी चाहिए और किसी किस्म के हतमी फैसले तक पहुंचने के लिए एक जायज तरीक़ेकार होना चाहिए, चाहे वो सबको पसंद ना हो। अखबारात, रेडियो और दीगर जदीद मालूमाती टेक्नोलॉजी की आमद से पहले कोई भी बड़े पैमाने पर मुआशरा आज़ादाना बहसों को इदाराती एतमाद के साथ यकजा करने में कामयाब नहीं हुआ था, लिहाजा बड़े पैमाने पर जमहूरियत नामुमकिन थी। अब नए कंप्यूटर नेटवर्क के उरूज के साथ क्या बड़े पैमाने पर जमहूरियत एक बार फिर नामुमकिन हो सकती है? एक मुश्किल ये है कि कंप्यूटर नेटवर्क बहस में शामिल होना आसान बना देता है। माजी में अखबारात, रेडियो स्टेशंस और कायमशुदा सियासी जमातें निगहबान, गेट कीपर्स के तौर पर काम करती थीं, जो ये तय करती थीं कि अवामी मैदान में किसकी बात सुनी जाए। सोशल मीडिया ने उन निगहबानों की ताकत को कमजोर कर दिया, जिससे एक ज्यादा खुली लेकिन ज्यादा अफरातफरी पर मबनी अवामी गुफ्तगू शुरू हुई,
जब भी नए ग्रोह गुफ्तगू में शामिल होते हैं, वो अपने साथ नए नुक्ता नज़र और मफादात लाते हैं और अक्सर इस पुराने इत्तेफाक़े राय पर सवाल उठाते हैं कि बहस कैसे की जाए और फैसले कैसे किए जाएं। बहस के कवायद को अज सिरे नौ तय करने की ज़रूरत है। ये मुमकिना तौर पर एक मुस्बत पेशरफ्त है जो एक ज़्यादा शमूलियाती जमहूरी निज़ाम की तरफ ले जा सकती है। आखिरकार पिछले तास्सुबात को दुरुस्त करना और पहले हुकूक से महरूम लोगों को अवामी बहस में शामिल होने की इजाज़त देना जमहूरियत का एक अहम हिस्सा है। ताहम कलील मुद्दत में ये इस्तराब और बेआहंगी पैदा करता है। अगर अवामी बहस कैसे की जाए और फैसलों तक कैसे पहुंचा जाए उस पर कोई इत्तेफाक नहीं होता तो नतीजा जमहूरियत के बजाय अफरा-तफरी होगा। AI की अफरातफरी की सलाहियत खास तौर पर तशवीशनाक है क्योंकि ये न सिर्फ नए इंसानी ग्रोहों को अवामी बहस में शामिल होने की इजाज़त देता है, बल्कि तारीख में पहली बार जमहूरियत को गैर इंसानी आवाज़ों के शोर का भी मुकाबला करना पड़ रहा है। बहुत से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बोट शुरका की एक बड़ी अक़लियत तश्कील देते हैं। एक तज्ज़िये के मुताबिक 2016 के अमरीकी इंतखाबी मुहिम के दौरान तैयार किए गए 20 मिलियन ट्वीट्स के नमूने में से 3.8 मिलियन ट्वीट्स तकरीबन 20% बोट्स के जरिए तैयार किए गए थे। 2020 की दिहाई के अवाइल तक सूरत हाल मजीद बिगड़ गई। 2020 के एक मुताले ने अंदाजा लगाया कि 43.2% ट्वीट्स बोट्स तैयार कर रहे थे। डिजिटल इंटेलिजेंस एजेंसी सिमिलर वेब के 2022 के एक ज्यादा जामे मुताले से पता चला कि ट्विटर सारिफीन में से 5% गालिबन बूट्स थे, लेकिन इन्होंने ट्विटर पर पोस्ट किए गए मवाद का 28% से 29.2% के दरमियान तैयार किया। जब इंसान एक अहम सवाल पर बहस करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि अमरीकी सदर के तौर पर किसका इंतखाब किया जाए, तो क्या होता है अगर बहुत सी आवाजें जो वो सुनते हैं वो कंप्यूटर्स के जरिए तैयार की गई हों? एक और परेशान कुन रुझान मवाद से मुतालिक है। बोट्स को इब्तिदाई तौर पर उन पैगामात की बड़ी मिकदार के जरिए अवामी राय पर असरअंदाज होने के लिए इस्तेमाल किया गया था जो वो फैलाते थे। वो इंसानी तख्लीक करदा मवाद को रीट्वीट या तजवीज़ करते थे, लेकिन वो खुद नए ख्यालात पैदा नहीं कर सकते थे, ना ही वो इंसानों के साथ करीबी ताल्लुकात बना सकते थे। ताहम जेनरेटिव AI टूल्स की नई नस्ल जैसे चैट GPT बिल्कुल यही कर सकती है। साइंस एडवांसेस में शाया होने वाले 2023 के एक मुताले में मुहक्किकीन ने इंसानों और चैट GPT से वैक्सीन, 5G टेक्नोलॉजी, मौसमियाती तब्दीली और इर्तिका जैसे मसाइल पर दुरुस्त और जानबूझकर गुमराहकुन मुख्तसर मतन तख्लीक करने को कहा। फिर ये मतन 700 इंसानों के सामने पेश किए गए, जिनसे उनकी काबिले भरोसापन का जायजा लेने को कहा गया। इंसान इंसानी तख्लीक करदा गलत मालूमात की जालीपन को पहचानने में अच्छे थे, लेकिन AI से तैयार करदा गलत मालूमात को दुरुस्त समझने का रुझान रखते थे। तो जमहूरी बहसों का क्या होता है जब लाखों और बिलआखिर अरबों इंतहाई ज़हीन बोट्स न सिर्फ इंतहाई कायल करने वाले सियासी मंशूर तैयार कर रहे हों और डीप फेक तस्वीर और वीडियोज़ बना रहे हों, बल्कि हमारा एतमाद और दोस्ती जीतने के भी काबिल हों। अगर मैं ऑनलाइन किसी AI के साथ सियासी बहस में मशगूल होता हूं तो मेरे लिए AI की राय बदलने की कोशिश करना वक्त का ज़िया है। एक गैर बाशऊर हस्ती होने के नाते इसे सियासत की कोई परवाह नहीं है और वो इंतखाबात में वोट नहीं दे सकता। लेकिन मैं जितना ज्यादा AI से बात करूंगा उतना ही बेहतर वो मुझे जानता जाएगा, लिहाजा वो मेरा एतमाद हासिल कर सकता है, अपनी दलीलों को बेहतर बना सकता है और आहिस्ता आहिस्ता मेरे ख्यालात को तब्दील कर सकता है। दिलों और दिमागों की जंग में कुर्बत एक निहायत ताकतवर हथियार है। पहले सियासी जमातें हमारी तवज्जो तो हासिल कर सकती थीं, लेकिन इन्हें बड़े पैमाने पर कुर्बत पैदा करने में मुश्किल होती थी। रेडियो सेट लाखों लोगों तक एक रहनुमा की तकरीर नश्र कर सकते थे, लेकिन वो सामेईन से दोस्ती नहीं कर सकते थे। अब एक सियासी जमात या यहां तक कि एक गैर मुल्की हुकूमत बोट्स की एक फौज को तैनात कर सकती है जो लाखों शहरियों के साथ दोस्तियां कायम करे और फिर इस कुर्बत को उनके आलमी नुक्ता नज़र पर असर अंदाज होने के लिए इस्तेमाल करे। आखिर में अलगोरिथम सिर्फ गुफ्तगू में शामिल नहीं हो रहे हैं, वो तेजी से उसकी मंसूबाबंदी भी कर रहे हैं। सोशल मीडिया इंसानों के नए ग्रोहों को बहस के पुराने कवायद को चैलेंज करने की इजाजत देता है, लेकिन नए कवायद के बारे में बातचीत इंसानों के जरिए नहीं की जाती, बल्कि जैसा कि सोशल मीडिया अलगोरिथम के हमारे पिछले तज्जिये में वजाहत की गई है, अक्सर अलगोरिथम ही कवायद बनाते हैं।
19वीं और 20वीं सदी में जब मीडिया मुगल कुछ ख्यालात को संसर करते थे और दूसरों को फरोग देते थे तो उससे जमहूरियत को नुकसान पहुंच सकता था, लेकिन कम अज कम वो मुगल इंसान थे और उनके फैसलों को जमहूरी जांच के ताबे किया जा सकता था। अगर हम नाकाबिले फहम एल्गोरिथम्स को ये फैसला करने की इजाजत दें कि कौन से ख्यालात फैलाए जाएं, तो ये कहीं ज्यादा खतरनाक है। अगर चालाक बोर्ड्स और नाकाबिले फहम एल्गोरिथम्स अवामी गुफ्तगू पर हावी हो जाते हैं तो उससे जमहूरी बहस बिल्कुल उसी वक्त बिखर सकती है जब हमें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। ऐन इस वक्त जब हमें तेजी से तरक्की करती नई टेक्नोलॉजीज के बारे में अहम फैसले करने हैं, अवामी मैदान कंप्यूटर से तैयार करदा जाली खबरों से भर जाएगा। शहरी ये नहीं बता पाएंगे कि आया वो किसी इंसानी दोस्त से बहस कर रहे हैं या किसी चालाक मशीन से, और बहस के बुनियादी कवायद या बुनियादी हकायक के बारे में कोई इत्तेफाक राय बाकी नहीं रहेगा। इस किस्म का अफरातफरी पर मबनी मालूमाती नेटवर्क ना तो सच्चाई और ना ही नज़म पैदा कर सकता है और ना ही ज्यादा देर तक बरकरार रह सकता है। अगर हम अफरातफरी पर खत्म होते हैं तो अगला कदम शायद आमराना निज़ाम का क़याम होगा, क्योंकि लोग कुछ यकीन दहानी के बदले अपनी आज़ादी का सौदा करने पर रजामंद हो जाएंगे। बोट्स पर पाबंदी, बैन द बॉट्स। जिस खतरे को अलगोरिथम जमहूरी गुफ्तगू के लिए लाहक करते हैं उसके मुकाबले में जमहूरियतें बेबस नहीं है। वो एआई को मुनज़्ज़म करने और उसे जाली लोगों के जरिए जाली खबरें फैलाकर हमारे मालूमाती माहौल को आलूदा करने से रोकने के लिए इक़दामात कर सकती हैं, और उन्हें ऐसा करना चाहिए। फ़लसफ़ी डैनियल डेंट ने मशवरा दिया है कि हम मनी मार्केट ज़र मुबादला की मंडी में रिवायती ज़वाबित से हौसला ले सकते हैं। जब से सके और बाद में बैंक नोट ईजाद हुए, उन्हें जाली बनाना हमेशा तकनीकी तौर पर मुमकिन था। जाली साजी ने मालियाती निज़ाम के लिए एक वजूद को खतरा लाहक कर दिया था, क्योंकि उसने लोगों का पैसे पर एतमाद खत्म कर दिया था। अगर बदउनवान अनासिर जाली करेंसी से मार्केट को भर देते तो मालियाती निज़ाम तबाह हो जाता। फिर भी मालियाती निज़ाम हजारों सालों से जाली करेंसी के खिलाफ कवानीन बनाकर खुद को बचाने में कामयाब रहा है। नतीजे के तौर पर गर्दिश में मौजूद रकम का सिर्फ एक निस्बतन छोटा हिस्सा जाली था और लोगों का इस पर एतमाद बरकरार रहा। जो बात जाली करेंसी के लिए सच है वो जाली इंसानों के लिए भी सच होनी चाहिए। अगर हुकूमतों ने पैसे पर एतमाद की हिफाजत के लिए फैसला कुन कार्रवाई की तो इंसानों पर एतमाद की हिफाजत के लिए इतने ही फैसला कुन इक़दामात करना माकूल है। एआई के अरूज से पहले एक इंसान दूसरे इंसान होने का ढोंग कर सकता था और मुआशरा ऐसे धोखाधड़ी की सजा देता था, लेकिन मुआशरे ने जाली इंसानों की तख्लीक को गैर कानूनी करार देने की जहमत नहीं की, क्योंकि ऐसा करने की टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी। अब जबकि एआई खुद को इंसान के तौर पर पेश कर सकता है, ये इंसानों के दरमियान एतमाद को तबाह करने और मुआशरे की साख्त को बखेरने का खतरा रखता है। लिहाजा डेंट मशवरा देते हैं कि हुकूमतों को जाली इंसानों को इतनी ही फैसला कुन तरीके से गैर कानूनी करार देना चाहिए जितना उन्होंने पहले जाली करेंसी को करार दिया था। कानून को न सिर्फ मखसूस हकीकी लोगों के डीप फेक बनाने, मिसाल के तौर पर अमरीकी सदर की एक जाली वीडियो बनाना, बल्कि किसी भी गैर इंसानी एजेंट की तरफ से खुद को इंसान जाहिर करने की किसी भी कोशिश को ममनू करार देना चाहिए। अगर कोई शिकायत करता है कि ऐसे सख्त इक़दामात आज़ादी इजहार की खिलाफ वर्जी करते हैं तो उन्हें याद दिलाया जाना चाहिए कि बोर्ड्स को आज़ादी इजहार हासिल नहीं है। इंसानी हस्तियों को अवामी प्लेटफॉर्म से बाहर निकालना एक हसास कदम है और जमहूरियतों को ऐसी सेंसरशिप के बारे में बहुत मुहतात रहना चाहिए। ताहम बोर्ड्स पर पाबंदी लगाना एक सादा मसला है। ये किसी के हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं करता, क्योंकि बोर्ड्स के पास हुकूक नहीं होते। उनमें से किसी भी बात का मतलब ये नहीं है कि जमहूरियतों को तमाम बोर्ड्स, अलगोरिथम और एआईएस को किसी भी बहस में हिस्सा लेने से मुकम्मल तौर पर रोकना चाहिए। डिजिटल टूल्स कई गुफ्तगुओं में शामिल होने के लिए खुशामदीद हैं, बशर्ते कि वो इंसान होने का ढोंग न करें। मिसाल के तौर पर एआई डॉक्टर्स इंतहाई मददगार हो सकते हैं। वो हमारी सेहत की 24 घंटे निगरानी कर सकते हैं, हमारी इनफरादी तिब्बी हालतों और शख्सियत के मुताबिक तिब्बी मशवरे दे सकते हैं और हमारी सवालात का लामुतनाही सब्र के साथ जवाब दे सकते हैं। लेकिन एआई डॉक्टर को कभी भी खुद को इंसान जाहिर करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। एक और अहम इक़दाम जो जमहूरियतें इख्तियार कर सकती हैं वो ये है कि अहम अवामी बहसों की तंजीम को गैर निगरानी शुदा अलगोरिथम्स के सुपुर्द करने पर पाबंदी लगाई जाए। हम यकीनी तौर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को चलाने के लिए अलगोरिथम का इस्तेमाल जारी रख सकते हैं। जाहिर है कोई इंसान ऐसा नहीं कर सकता,
लेकिन वो असूल जिन्हें एल्गोरिथम ये फैसला करने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि किन आवाज़ों को खामोश करना है और किन को तक़वियत देनी है, उनकी जांच किसी इंसानी इदारे को करनी चाहिए। अगरचे हमें हकीकी इंसानी आरा को सेंसर करने के बारे में मुहतात रहना चाहिए, हम एल्गोरिथम्स को जानबूझकर गुस्सा या इश्तियाल फैलाने से मना कर सकते हैं। कम अज़ कम कॉरपोरेशंस को उन तंजीमी उसूलों के बारे में शफ़ाफ होना चाहिए जिनकी उनके एल्गोरिथम पैरवी करते हैं। अगर वो हमारी तवज्जो हासिल करने के लिए गुस्से का इस्तेमाल करते हैं, तो उन्हें अपने कारोबारी मॉडल और उनके किसी भी सियासी ताल्लुक के बारे में वाज़ेह होना चाहिए। अगर एल्गोरिथम मुनज़्ज़म तरीके से उन वीडियोज़ को गायब कर देता है जो कंपनी के सियासी एजेंडे के मुताबिक नहीं है, तो सारिफीन को ये मालूम होना चाहिए। जमहूरियत का मुस्तकबिल। तारीख के बेशतर हिस्से में बड़े पैमाने पर जमहूरियत नामुमकिन थी, क्योंकि मालूमाती टेक्नोलॉजी एक बड़े पैमाने पर सियासी गुफ्तगू को मुनक्किद करने के लिए इतनी जदीद नहीं थी। लाखों लोग जो हजारों मुरब्बा किलोमीटर पर फैले हुए थे, उनके पास अवामी मामलात पर हकीकी वक्त में बहस करने के औजार नहीं थे। अब सितम ज़रीफ़ी ये है कि जमहूरियत शायद नामुमकिन साबित हो जाए, क्योंकि मालूमाती टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा जदीद होती जा रही है। अगर नाकाबिले फ़हम एल्गोरिथम गुफ्तगू पर कब्जा कर लेते हैं, और ख़ास तौर पर अगर वो मंतिकी दलाइल को दबा देते हैं और नफ़रत और उलझन को हुआ देते हैं, तो अवामी बहस को बरकरार नहीं रखा जा सकता। फिर भी अगर जमहूरियतें वाकई ख़त्म हो जाती हैं, तो ये गालिबन किसी किस्म की तकनीकी नागुज़ीर की वजह से नहीं, बल्कि नई टेक्नोलॉजी को दानिशमंदी से मुनज़्ज़म करने में इंसानी नाकामी की वजह से होगा। हम ये पेशगोई नहीं कर सकते कि हालात कैसे होंगे, ताहम फिलहाल ये वाज़ेह है कि बहुत सी जमहूरियतों का मालूमाती नेटवर्क टूट रहा है। अमरीका में डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स अब बुनियादी हक़ाइक़ पर भी मुत्तफ़िक़ नहीं हो सकते, जैसे कि 2020 के सदारती इंतख़ाबात किसने जीते, और वो शायद ही अब कोई मुहज़्ज़ब गुफ्तगू कर पाएं। कांग्रेस में दो जमाती ताउन, जो कभी अमरीकी सियासत की एक बुनियादी खुसूसियत थी, तकरीबन गायब हो चुका है। फिलिपाइन से लेकर ब्राज़ील तक कई दूसरी जमहूरियतों में भी यही इंतहा पसंदी के अमल हो रहे हैं। जब शहरी एक दूसरे से बात नहीं कर सकते और जब वो एक दूसरे को सियासी हरीफों के बजाय दुश्मनों के तौर पर देखते हैं, तो जमहूरियत नाकाबिल अमल हो जाती है। कोई भी यकीन से नहीं जानता कि जमहूरी मालूमाती नेटवर्क्स के टूटने की वजह क्या है। कुछ कहते हैं कि ये नजरियाती दरारों का नतीजा है, लेकिन दरहकीकत बहुत सी बिगड़ती हुई जमहूरियतों में नजरियाती फासले पिछली नस्लों के मुकाबले में ज्यादा बड़े नजर नहीं आते। 1960 की दिहाई में अमरीका शहरी हुकूक की तहरीक, जिनसी इनकलाब, वियतनाम जंग और सर्द जंग के बारे में गहरे नजरियाती तनाज़ात में घिरा हुआ था। उन तनाव ने सियासी तशद्दुद और कत्लो गारत में इजाफा किया, लेकिन फिर भी रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स इंतखाबात के नताइज पर मुत्तफिक होने के काबिल थे। उन्होंने अदालतों जैसे जमहूरी इदारों पर एक मुश्तरका यकीन बरकरार रखा, और वो कांग्रेस में कम अज कम कुछ मसाइल पर मिलकर काम करने के काबिल थे। मिसाल के तौर पर शहरी हुकूक एक्ट 1964 सेनेट में 46 डेमोक्रेट्स और 27 रिपब्लिकन्स की हिमायत से मंजूर हुआ था। क्या 2020 की दिहाई में नजरियाती फासला 1960 की दिहाई से इतना ज्यादा बड़ा है? और अगर ये नजरियात नहीं है, तो लोगों को कौन सी चीज दूर कर रही है? बहुत से लोग सोशल मीडिया एल्गोरिथम की तरफ उंगली उठाते हैं। हमने पिछले अबवाब में सोशल मीडिया के तकसीम कुन असर का जायजा लिया है, लेकिन इस मुजरमाना सबूत के बावजूद ऐसा लगता है कि उसमें इजाफी अवामिल भी शामिल होने चाहिए। सच्चाई यह है कि जब हम आसानी से ये मुशाहिदा कर सकते हैं कि जमहूरी मालूमाती नेटवर्क टूट रहा है, तो हमें यकीन नहीं है कि क्यों। ये खुद इन जमानों की एक खुसूसियत है। मालूमाती नेटवर्क इतना पेचीदा हो चुका है और ये गैर वाज़े एल्गोरिथमिक फैसलों और कंप्यूटरों के दरमियान इदारों पर इस कदर इन्हिसार करता है कि इंसानों के लिए इंतहाई बुनियादी सियासी सवाल का जवाब देना भी बहुत मुश्किल हो गया है। हम एक दूसरे से क्यों लड़ रहे हैं? अगर हम ये मालूम नहीं कर सकते कि क्या टूटा है और उसे ठीक नहीं कर सकते, तो बड़े पैमाने पर जमहूरियतें कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के उरूज में जिंदा नहीं रह पाएंगी। अगर ऐसा होता है, तो जमहूरी निज़ाम की जगह कौन सा निज़ाम ले सकता है? क्या मुस्तकबिल कल्लियत पसंद हुकूमतों का है, या क्या कंप्यूटर्स कल्लियत पसंदी को भी नाकाबिले अमल बना देंगे? जैसा कि हम देखेंगे, इंसानी डिक्टेटरों के पास भी एआई से डरने की अपनी वजूहात हैं। बाब 10 कल्लियत पसंदी, टोटालिटेरियनिज्म। तमाम ताकत एल्गोरिथम्स को। नए कंप्यूटर नेटवर्क की अखलाकियात और सियासत पर होने वाली बहसें अक्सर जमहूरियतों के अंजाम पर तवज्जो मरकूज करती हैं। अगर इक़्तिदार पसंद और कल्लियत पसंद हुकूमतों का जिक्र किया जाता है, तो ये बुनियादी तौर पर एक डिस्टोपियन मंजिल के तौर पर होता है, जहां हम पहुंच सकते हैं
अगर हम कंप्यूटर नेटवर्क को दानिशमंदी से संभालने में नाकाम रहते हैं। ताहम 2024 तक हम में से आधे से ज्यादा लोग पहले ही इक़्तिदार पसंद या अक़लियत पसंद हुकूमतों के तहत रहते हैं, जिनमें से बहुत सी कंप्यूटर नेटवर्क के उरूज से बहुत पहले कायम हो चुकी थीं। एल्गोरिथम्स और एआई की इंसानियत पर असर को समझने के लिए हमें खुद से पूछना चाहिए कि उनका असर न सिर्फ अमेरिका और ब्राजील जैसी जमहूरियतों पर, बल्कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और सऊदी शाही घराने पर भी क्या पड़ेगा। जैसा कि पिछले अबवाब में वजाहत की गई, क़ब्ल जदीद दौर में दस्तयाब मालूमाती टेक्नोलॉजी ने बड़े पैमाने पर जमहूरियत और बड़े पैमाने पर अक़लियत पसंदी दोनों को नाकाबिले अमल बना दिया था। चीनी हान सल्तनत और 18वीं सदी की सूदी दरी अमारत जैसी बड़ी रियासतें आमतौर पर महदूद मुतलकुल अनानियत थीं। 20वीं सदी में नई मालूमाती टेक्नोलॉजी ने बड़े पैमाने पर जमहूरियत और बड़े पैमाने पर अक़लियत पसंदी दोनों के उरूज को मुमकिन बनाया, लेकिन अक़लियत पसंदी को एक शदीद नुकसान था। अक़लियत पसंदी तमाम मालूमात को एक मरकजी मकाम हब तक पहुंचाने और वहां उसे प्रोसेस करने की कोशिश करती है। टेलीग्राफ, टेलीफोन, टाइपराइटर और रेडियो जैसी टेक्नोलॉजियों ने मालूमात की मरकजियत को आसान बनाया, लेकिन वो खुद से मालूमात को प्रोसेस नहीं कर सकती थीं और फैसले नहीं कर सकती थीं। ये काम अब भी सिर्फ इंसान ही कर सकते थे। जितना ज्यादा मालूमात मरकज की तरफ बहती थी, उतना ही उसे प्रोसेस करना मुश्किल होता जाता था। अक़लियत पसंद हुक्मरानों और पार्टियों ने अक्सर महंगी गलतियां की और निज़ाम में उन गलतियों की निशानदही और इस्लाह का कोई तरीक़ाकार मौजूद नहीं था। मालूमात और फैसले करने की ताकत को बहुत से इदारों और अफराद के दरमियान तकसीम करने का जमहूरी तरीका बेहतर काम करता था। ये डेटा के सैलाब का कहीं ज्यादा मौसर तरीके से मुकाबला कर सकता था, और अगर एक इदारे ने कोई गलत फैसला किया भी तो उसे बिल आखिर दूसरे इदारे दुरुस्त कर सकते थे। ताहम मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स का उरूज शायद वही हो जिसका दुनिया के स्टॉलन इंतजार कर रहे थे। मसनूई ज़हानत ताकत के तकनीकी तवाज़ुन को अक़लियत पसंदी के हक में झुका सकती है। दर हकीकत जहां लोगों को डेटा के सैलाब में गर्क कर देना उन्हें मगलूब कर देता है और उसके नतीजे में गलतियां होती हैं, वहीं एआई को डेटा के सैलाब में गर्क कर देना उसे ज्यादा मुअस्सर बना देता है। नतीजतन मसनूई ज़हानत मालूमात और फैसला साजी के एक जगह पर मरकूज होने के हक में दिखाई देती है।